वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ एजिंग। तो अब फिजियोलॉजी ऑफ एजिंग जो है उससे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या है, एजिंग मतलब क्या है। तो एजिंग हमें पता है। अगर एजिंग जैसे मैं बोलता हूँ तो यहाँ पर हमारे माइंड में जो है क्या है, एक बूढ़ा इंसान सामने दिख जाता है। तो एजिंग वही है। अब एजिंग होती क्या है, एजिंग ऐसे नहीं कि ह्यूमन बींग में ही होती है। एजिंग आप देखोगे कि एनिमल में भी एजिंग होती है। ओके, तो अब एजिंग जो है ये क्या है। एजिंग ये जो है ऑर्गेनिज्म की क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है एज इट गेट ओल्डर। जैसे वो ओल्डर होते जाता है तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या ऑर्गेनिज्म मतलब क्या कि लिविंग थिंग, तो हर लिविंग थिंग के अंदर या हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, एजिंग होती है एज इट इज ओल्डर, जैसे जैसे उसका एज बढ़ते जाता है। ओके, अब देखेंगे कि ये फिजियोलॉजी ऑफ एजिंग क्या है। फिजियोलॉजी ऑफ एजिंग मतलब क्या है, वही है बस प्रोग्रेसिव जो होती है, प्रोग्रेसिव एजिंग। ओके, द प्रोग्रेसिव प्रोसेस है बाय द प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन ऑफ द सेल टिश्यू ऑर्गन विथ इंक्रीज एज, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी ऑफ एजिंग। ओके, अब देखते हैं कि इस एजिंग में चेंजेस क्या होते हैं। ओके, तो एजिंग के बाद जो हमारी होम्योस्टैसिस है, होम्योस्टैसिस मतलब है इंटरनल बैलेंस जो है हमारी बॉडी के अंदर का, वो क्या हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। अब क्यों खराब हो जाता है वो, ड्यू टू द एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेसेस या ट्रेसेस, सेल के ऊपर एक ट्रेस आता है जिसकी वजह से ये जो है हमारा होम्योस्टैसिस, इंटरनल बैलेंस जो है हमारे बॉडी का, हार्मोनल बैलेंस है, जो भी फ्लूइड बैलेंस है हमारी बॉडी का, जो बैलेंस में हमारी बॉडी, ओके, जितने भी हमारी बॉडी पूरी केमिकल से बनी हुई है, तो केमिकल्स बोले या वाटर बोल, केमिकल्स बोलो, उसके अंदर वाटर आ जाते हैं, सारी चीजें, ओके, वाटर आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाते हैं, सारी की सारी चीजें, तो वो हमारी बॉडी के अंदर अगर मेंटेन नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। अब देखते हैं कि अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि एजिंग प्रोसेस होती क्यों है। तो एजिंग प्रोसेस होती क्यों है, या हम बूढ़े क्यों हो जाते इसके लिए रीजन क्या है। ओके, तो वो रीजन हम देखेंगे इन थेरीज ऑफ एजिंग। अभी हमें क्या देखना है कि फिजियोलॉजी ऑफ एजिंग में कि चेंजेस, एज रिलेटेड चेंजेस की चेंजेस क्या हो रही है, क्योंकि फिजियोलॉजी ऑफ एजिंग मतलब क्या, डिटोरिएशन ऑफ द सेल टिश्यू और ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी ऑफ एजिंग। तो खराब कैसे होते जा रहा है, या हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग द एजिंग, तो वो हम देखते हैं। ओके, एट सेलुलर लेवल पर मोस्टली हम बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें क्या हो रही है, स्टीफनेस, वो रिजिड हो रहा है, स्टीफनेस हो रहा है। ओके, ऑफ कोलाजन फाइबर, स्टिफनेस ऑफ कोलाजन फाइबर। ओके, इसकी वजह से ये स्टिफनेस हो रहा है। और क्यों हो रहा है, टू द लॉस ऑफ व्हाट, इलास्टिन। जो इलास्टिन है, ओके, इलास्टिन फाइबर जो होते हैं किसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू जो है। जैसे अगर हम ब्लड भी देखें, ब्लड वेसल भी देखें हम, तो ब्लड वेसल में आपने देखा होगा कि यहाँ पर ऐसे इलास्टिक फाइबर भी होते हैं, जिसकी वजह से इस ब्लड वेसल को क्या बोलती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और अब ये हाइड्रोलिसिस ऑफ फाइबर हो रहा है कि फाइबर जो है उसमें का इलास्टिक फाइबर वो लॉस हो रहा है। अगर वो लॉस हो जाएगा तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई इसका मतलब क्या होगा, स्टीफनेस हो गई, क्योंकि इलास्टिक नेचर उसका या फ्लेक्सिबल नेचर तो चला गया, तो बचा क्या फिर स्टीफनेस, वो रिजिड हो गया। ओके, कड़क हो गया वो। ओके, उसके बाद में क्या है, ब्लड में क्या चेंजेस होते हैं हमारे ब्लड। तो ब्लड के अंदर जो आरबीसी है, होम्योपोइसिस, या जितने भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या ब्लड सेल जो है उनका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। ओके, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसमें जो फैटी बोन मैरो है वो कन्वर्ट हो जाता है रेड बोन मैरो में, जिसकी वजह से ओके कि ये जो है होम्योपोइसिस होते हैं। देखो इसमें आपको इतना याद रखना है कि इसमें होम्योपोइसिस जो है, समझ रहे हो कि होम्योपोइसिस मतलब ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस। तो ब्लड सेल जो है वो फॉर्म ही नहीं हो रहे, वो स्लो डाउन हो गया है, तो धीरे, बहुत ही धीरे फॉर्म हो रही है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इम्यून सिस्टम में भी चेंजेस हो रहे हैं। कुछ जो इम्यून मैकेनिज्म है या इम्यून सिस्टम है वो भी हमारी वीक होते जाती है जैसे हमारी एज बढ़ती है। तो वीकनेस में क्या हो रहा है, देखिए कि जो हमारा इम्यून कॉम्पिटेंस है, हमारी इम्यून सेल्स की जो एबिलिटी है टू फाइट विद द पैथोजन और द डिसीज, ओके, वो कम हो रही है। अब क्यों कम हो रही है, क्योंकि उसी वजह से हमारा जो सेल मेडिएटेड
यस, सेल मेडिएटेड है ह्यूमरल जो इम्यूनिटी है कि डायरेक्ट सेल अटैक करेगी किसके ऊपर, पैथोजन के ऊपर, या फिर ह्यूमरल मतलब क्या एंटीबॉडी जो है हमारी वो अटैक करेंगे जाकर पैथोजन के ऊपर। तो वो दोनों भी इम्यूनिटी क्या हो रही है, अफेक्टेड हो रही है। अब क्यों हो रही है, क्योंकि जो थाइमस है, थाइमस सेल जिसके अंदर आरबीसी या जितने भी हमारी लिम्फेटिक ग्लैंड है, ओके, जिसके अंदर क्या बनती है, ये जो सेल्स बनती है हमारी इम्यून सेल जिसके अंदर बनती है, थाइमस ग्लैंड बोलो, ओके, तो वो ग्लैंड्स के अंदर की जो सेल है वहां पर अफेक्ट हो रहा है। इसकी वजह से ये जो सेल मेडिएटेड है या ह्यूमरल यस एंटीबॉडीज है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस हो रही है, तो जो हमारी अल्वियोला है जैसे कि आप जानते हो, ओके, यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये जो हमारी अल्वियोला है, ओके, तो ये अल्वियोलाई में क्या हो रहा है कि ये अल्वियोलाई फ्लैट हो गई है। क्या हो गई है, अल्वियोलाई जो है हमारी वो ऐसी फ्लैट हो गई है, ऐसी थी ऐसी हो गई, फ्लैट हो गई, शालो हो गई, इधर से ऐसे दब गई, वो शालो हो गई। उसी के साथ में ये जो अल्वियोलर डक्ट है, ये डक्ट इनलार्ज हो गई। क्यों हो गई इनलार्ज, क्योंकि इनकी जो वॉल है वो क्या हो गई, थीन हो गई, थीनर हो गई। अब क्या होगा, इसकी वजह से हमारी जो ब्रीथिंग है, वेंटिलेशन है, वो अफेक्ट होगा। कैसे अफेक्ट होगा, क्योंकि अल्वियोला के अंदर ही एयर आएगी और वो एयर जो है फिर यहाँ से जो ब्लड वेसल अटैच होती है, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाएगा ब्लड वेसल के, ओके, और फिर जो है यहाँ से CO2 कहा जाएगा अल्वियोलाई में और फिर यहाँ से जाएगा बाहर, ओके। तो यहाँ पर होता क्या है कि इसकी जो अब लेंथ है या इसका जो एरिया है वो क्या हो गया, कम हो गया, ये थिन हो गई, ये क्या हो गया, फ्लैट हो गया। तो अब इतना ही एरिया बचा हुआ है और ये ब्लड वेसल है इसके अराउंड, ओके। तो अब ये जो ब्लड वेसल है जैसे आपको दिख रहा है, तो ये ब्लड वेसल या इसके अंदर ऑक्सीजन क्या जाएगा, कम जाएगा। मतलब क्या, हमारे को ऑक्सीजन कम मिलेगा और इसकी वजह से एनर्जी की डिफिशियंसी या एनर्जी भी हमके कम होगी। तो आप देखते हो कि बूढ़े इंसान के वो ज्यादा देर चल नहीं सकते। क्यों नहीं चल सकते, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी ही या ऑक्सीजन ही उन्हें कम मिलता है। इसकी वजह से उनकी बहुत सारी फंक्शन है, एनर्जी की फंक्शन लॉस हो रही है कि उन्हें चलने में भी दिक्कत होती है। इसकी वजह से वो एजिंग एक प्रोसेस है, उसमें ये सब होता ही है, ओके। कोई भी इंसान हो उसमें ये चेंजेस होते ही। अब इस चेंजेस को एक तो डिले कर सकता है बाय द अच्छा न्यूट्रिशन लेके, एक्सरसाइज करके, उससे ज्यादा वो कर नहीं सकता। बुढ़ापा तो उसे आएगा ही, वो बस डिले कर सकता है। भले वो 50 साल में बूढ़ा होता होगा तो वो 60 साल में हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर वो एक्सरसाइज करता है तो वो 10 ईयर्स या 10 ईयर्स उसे ज्यादा मिलते हैं, बुढ़ापे से वो बच जाता है। कम मतलब डिले होता है, बस वो थोड़ा आगे चले जाता है बुढ़ापा में, एक्सरसाइज और गुड न्यूट्रिशन से। ये मैजिक है न्यूट्रिशन का, लेकिन लोग समझते ही नहीं है। चलो आ जाओ, अब देखते हैं कि यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ब्रीथिंग अफेक्ट हो रहा है। क्योंकि एयर तो हमारी नोज से या अल्वियोला के अंदर आएगी, तो एयर आएगी तो सही, लेकिन आने के बाद यहाँ पर ये फ्लैट हो गई है, तो कम एयर कांटेक्ट में आएगी, कम एयर बाहर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम बाहर जाएगा, तो ये अफेक्ट होते हैं हमारी ब्रीथिंग भी, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ओके, तो ये हो गया रिस्पायरेटरी सिस्टम भी अफेक्ट हो गई, अल्वियोलाई में ही डायरेक्ट अफेक्ट हो गया। उसके बाद में तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या आता है, ब्लड वेसल एंड हार्ट। अब जैसे मैंने कहा कि ब्लड वेसल में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, तो वो कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा, यहाँ पर लास्ट यस स्टीफनेस आ गई, उसमें हार्डनेस आ गई, तो ये भी क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। मतलब जो एवोर्टा है या फिर ब्लड वेसल है वो भी हार्ड हो जाएगी, थिक हो जाएगी। अब इसकी वजह से होगा क्या, जैसे आप समझ लो कि एक पाइप है, वो पाइप फ्लेक्सिबल है, लेकिन अगर वो पाइप फ्लेक्सिबल है और उसमें से अगर वाटर पास हो रहा है तो वो बहुत इजीली पास हो जाता है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर वही पानी अगर किसी हार्ड पाइप से अगर हम पास करते हैं तो क्या होता है, उसको एक प्रेशर लगता है वॉल के ऊपर और इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो धीरे पास होता है। वॉल के ऊपर प्रेशर आता है और जिसकी वजह से जो पाइप है ना या जो पानी है वो बाहर तो निकलता है, लेकिन थोड़ी जो उसकी स्पीड होती है वो कम हो जाती है, ओके, समझ रहे आप। तो इसके ऊपर वॉल के ऊपर प्रेशर आ जाता है। वैसे ही समझिए आप कि ब्लड वेसल की जो वॉल है उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा और वो प्रेशर आ गया मतलब ही क्या, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है।
तो आप देखोगे कि जैसे जो भी एजिंग पर्सन है, जो भी ओल्डर पर्सन है, आप देखोगे कि उनमें ये जो है मतलब उन्हें बीपी होती है, उन्हें बीपी जो शुगर है मोस्टली उन्हें बीपी होती ही है। उसी के साथ में ओके उनकी जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है या ब्रीथिंग में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल उसी के साथ में देखिए जो वॉल है ना इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो वॉल के जो स्ट्रक्चर है वो भी उसमें भी चेंजेस आते हैं। उसी के साथ में जो पेज मेकर है मतलब जो नोडल सेल है जहां से सिग्नलिंग मिलती है हार्ट को फॉर द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन फॉर द हार्ट बीटिंग, वो भी सेल कम होते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर या हार्ट रिलेटेड डिसीजेज या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी उन्हें आते हैं एज एजिंग। ओके उसके बाद में हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल जो है यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहां से होते हैं, माउथ से लेकर तो यस फ्रॉम द एनस वहां तक प्रोसेस है। तो माउथ में क्या है, लॉस ऑफ टीथ, टीथ जो है वो चले जाते हैं। जैसे एजिंग आप ओल्डर पर्सन देखेंगे उनकी जो टीथ है वो जो है लॉस हो जाते हैं। ओके उसके बाद में उनकी जो वीकनेस, अब ये तो लॉस होते ही टीथ, उसी के साथ में उनके जो फेरेंजियल वेसल्स है ना, फेरेंजियल जो फेरिंग्स है या जो इसोफेगस के जो अराउंड वेसल, इसोफेगस के अराउंड जो क्या होते हैं सर्कुलर मसल्स होते हैं इसोफेगस के अराउंड, तो वो मसल जो है वो क्या हो जाते हैं, यस वो मसल में क्या हो जाता है, देखिए मसल मस्कुलेशन जो है वो वीकनेस, वीक हो जाते हैं वो मसल्स, वीकनेस आ जाती है उनमें। और वो वीकनेस आने की वजह से उनमें जो सॉल्विंग की प्रोसेस है, खाना जो निकलने में भी उन्हें क्या हो जाती है, तकलीफ होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनके जो मसल्स है वहां के जो कि खाना अंदर ढकेलने में क्या मदद करते, तो वही तो जो मसल्स है वो क्या हो रहे, वीक हो रहे, तो वो भी उन्हें थोड़ी डिफिकल्टी होती है इन द खाना चबाने में भी होगी, क्योंकि टीथ तो लॉस हो गई तो चबाने में भी हो रही है, उसी के साथ में सॉल्विंग में भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर मस्कुलर एट्रोफी इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। उसी के साथ में उनका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, स्टमक का एरिया है, वहां के भी मसल्स क्या हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, वहां उनमें भी क्या हो रहे हैं, एट्रोफी हो रही है, वहां भी उनके सेल कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर इन द व्हाट एलिमेंट्री कैनाल है। उसी के साथ में जो हमारे इंटेस्टाइन है, स्टमक के साथ बात क्या था इंटेस्टाइन, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि एक विलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके, जो कि फूड मटेरियल एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जिसके अंदर जो फूड मटेरियल एब्जॉर्ब होता है और फिर चले जाता है ये अपने इसके नीचे जो है क्या होते हैं, ब्लड वेसल, इसके नीचे क्या होती है ऐसे ब्लड वेसल, यहाँ से फूड मटेरियल एब्जॉर्ब होकर कहाँ चले जाता है, इस सेल को मिल जाता है और कुछ जो है सीधा चले जाता है ब्लड में। तो एब्जॉर्प्शन भी कम हो गया। ओके क्यों हुआ कम, क्योंकि इनकी जो साइज है, विलाई की जो लेंथ है वो भी कम हो जाती है, शॉर्टर हो जाती है, तो बहुत ही कम यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी होता है। ओके इसके वजह से उन्हें जो प्रॉब्लम है इनडाइजेशन का प्रॉब्लम जो है वो भी उन्हें या उनके अंदर आपको दिखता है। तो आई होप इसके बाद में हम देखेंगे और भी हमारे सिस्टम बाकी है, ये 6 हो गई। अब 6वीं है हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या चेंजेस होते हैं, उसके बाद में नर्वस सिस्टम में क्या चेंजेस होते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या चेंजेस होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे सेकंड वीडियो के अंदर अबाउट व्हाट क्या देखेंगे, अबाउट थेरीज ऑफ एजिंग, कि एजिंग होता क्यों है, हमारी बॉडी क्यों थक जाती है, हमारी वो जो टॉपिक है वो हम देखेंगे ना। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द एजिंग। ओके तो अब एजिंग के वक्त किडनी के अंदर अगर हम चेंजेस देखें तो वहां पर क्या होता है कि जो नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन जो कि यूनिट ऑफ किडनी फंक्शन है, ओके तो वो उसकी साइज जो है और उसका नंबर जो है वो दोनों भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगर उसकी साइज और नंबर अगर चेंज हो गए तो इसका अफेक्ट सीधा कहां पर होगा, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन में इसका असर होगा। उसी के साथ में जो हमारे रिलेटेड थ्रस्ट रिलेटेड या वाटर रिलेटेड जो प्रॉब्लम वो यहाँ पर आएंगे, मतलब क्या हम यूरिन रिलेटेड डिसीज यहाँ पर आएंगे। तो देखिए होता क्या है इसकी वजह से कि हमारी बॉडी का मतलब जो टॉक्सिक है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि नेफ्रॉन की साइज छोटी हो गई और उसका नंबर भी कम हो गया, तो फिल्ट्रेशन ऑफ जो ब्लड है वो क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ज्यादातर जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ रहेंगे, ब्लड के अंदर ही रहेंगे, समझ रहे हो आप।
तो इससे होता क्या है, देखिए जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। देखते हो, जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसकी जो साइज है, नंबर है, वो कम हो गई, लेकिन ब्लड वेसल तो वहां पर है, एज इट इज है वहां पर। तो वो जो ब्लड वेसल है उसके अंदर भी कम रीएब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है ना, वो वहां पर होगी ही नहीं। ओके, उसके जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, कहां पर डिक्रीज होगा? ग्लोमेरुलास में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड वेसल है वो भी क्या हो गई? थिक हो गई है। ओके, उसी के साथ में यहाँ पर देखिए जो फिल्ट्रेशन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, वो भी क्या होगा? उसी के ऊपर भी अफेक्ट होगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अच्छे से होगा नहीं, वहां पर भी फिल्ट्रेशन जो है उसमें भी इफेक्ट होगा। ओके, तो आप समझ रहे हो, ये होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द एजिंग। तब एंडोक्राइन सिस्टम में रिलेटेड टू द हार्मोन्स, तो हार्मोन जो है अगर आप देखते हो एजिंग के वक्त, तो हार्मोनल्स लेवल भी क्या हो जाते हैं? ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं फ्रॉम द ब्लड में से आपको कम हार्मोन मिलेंगे ड्यूरिंग द एजिंग के वक्त, अगर कोई एज पर्सन है तो। ओके, उसी के साथ में जो रिसेप्टर्स है जो कि प्रेजेंट होते हैं कहां पर? सेल के ऊपर। ओके, फॉर द व्हाट? फॉर द जैसे आपको पता है कि रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो रिसेप्टर के ऊपर जब ये हार्मोन्स यहां जाकर अटैच होते हैं ना, तब क्या हो जाता है, समझ लो? तब इसके पोर ओपन होते हैं, या तब ये जो मैसेंजर है कि रिसेप्टर यहाँ पर क्या हो गए? डिमिनिश हो गए। हार्मोनल रिसेप्टर जो है वो यहाँ पर डिमिनिश हो गए। इसके वजह से जो हार्मोनल फंक्शन है वो भी क्या हो गए? कम हो गया। जो हार्मोन जो है वो अगर वहां पर अटैच नहीं होगा, हार्मोनल रिसेप्टर जो है जो सेल के ऊपर प्रेजेंट है, अगर वो अटैच ही नहीं होगा, जो सेल का फंक्शन है, जैसा अगर हम फॉर एग्जांपल इंसुलिन अगर हम देखें, तो इंसुलिन करता क्या है? जब हमारे बॉडी सेल के ऊपर वो अटैच होता है, तब हमारी बॉडी सेल जो है, जो ग्लूकोज है वो क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। समझ रहे हो आप? और इसी की वजह से जो ब्लड की ग्लूकोज की लेवल है वो ड्रॉप हो जाती है। तो अगर ये हो गया तो क्या होगी? ब्लड शुगर भी हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसी में अगर आप देखते हो कि ओल्डर पर्सन, तो उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम भी आपको दिख जाएंगे उस केस में। ओके, किस केस में? अगर वो ओल्डर के हो है तो उसमें मोस्टली आपको शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको दिख जाएगी। उसी के साथ में अगर हार्मोन में देखें तो हार्मोनल चेंजेस, रिप्रोडक्टिव हार्मोन अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, तो फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी ड्रॉप हो जाता है आफ्टर द मेनोपॉज। तो जैसे फीमेल की एज होती है 40-50 साल के अंदर, उसके जो मेनोपॉज हो जाता है, इसके बाद में जो है कि जो वुमन है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है आफ्टर द मेनोपॉज। इसका मतलब जो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल है वो ड्रॉप हो जाती है। अब उसे मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। इंटेस्टाइनल एंडोक्राइन जो वॉल है उसे अब उसे क्या करने की जरूरत नहीं है? मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। अब नेक्स्ट है यहाँ पर इन सिमिलरली इन जो मेल है, तो मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि लीडिंग सेल जो है उनकी भी संख्या, उनकी जो नंबर है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसके वजह से, और बाद में वो ऐसा नहीं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन कर सकता है, नहीं कर सकती उसकी बॉडी मेंटेन। ओके, वो ड्रॉप मतलब जो डिक्रीज है वो डिक्रीज ही रहेगी टेस्टोस्टेरोन लेवल। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर डिक्रीज होती है, कंप्लीटली वैनिश नहीं हो जाती है। ओके, अब है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अंदर आप देखोगे तो रिलेटेड टू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, तो जो न्यूरॉन सेल है, जो नर्वस सेल है, न्यूरॉन जो सेल है, न्यूरोनल सेल या न्यूरॉन सेल जो है वो क्या हो जाती है? यहाँ पर कम हो जाती है। तो आपको न्यूरल एरिया या जो न्यूरल एरिया है, ब्रेन का जो एरिया है, वहां पर आपको एट्रोपी नजर आएगी। एट्रोपी मतलब उनकी साइज जो है वो डिक्रीज हो दिखेगी। जो ब्रेन की साइज है वो डिक्रीज हो, थोड़ी छोटी हो जाती है। उनके जो सेल है वो लॉस हो जाते और सेल लॉस की वजह से आप देखोगे कि जो ओल्डर है उनको थोड़ा याददाश्त की प्रॉब्लम जो है वो उन्हें वहां पर होती है। उसी के साथ में यहाँ पर जैसे मैंने एट्रोफी होती है, उसी के साथ में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है इनका भी फंक्शन क्या हो जाता है? हैम्पर, मतलब खराब हो जाता है। कि ट्रांसमिशन जो है लेट रिस्पॉन्स मिलता है, कि जल्दी से वो पैर नहीं उठा पाते, या समझ रहे हो, वो जल्दी से चल नहीं पाते, या जो रिस्पॉन्स है क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि न्यूरोनल ट्रांसमिशन भी यहाँ पर
क्या हो जाता है, हैम्पर हो जाता है, खराब हो जाता है। इसकी वजह से कोई एक्शन जो है वो जल्दी से नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद में जो है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हम देखें इन द पार्किंसन डिसीज में जैसे केसेस होती है, वैसे यहाँ पर जैसे डोपामिन लेवल लॉस होता है, तो उनमें भी डोपामिन लेवल कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूरोनल एरिया ही कम हो गया। अगर वो कम हो गया तो समझ रहे हो आप कि उसमें डोपामिन जो है वो फॉर्म ही, जो डोपामिन है न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो वो क्या नहीं होगा, फॉर्म ही नहीं होगा, कम फॉर्म होंगे। ओके, उसके बाद में फेशियल सेंसेस। तो फेशियल सेंसेस में जो हमारे आईज है, नोज है, ईयर है, या स्किन जो है, तो वहां पर भी आपको क्या दिखते हैं, चेंजेस। तो जैसे अगर हम देखें कि ईयर में, सॉरी आईज में अगर देखें, तो आईज जो है उनकी जो विजुअल की जो पावर है वो भी कम हो जाती है, वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर पाते जल्दी। दैट इज कॉल्ड प्री बायोपिया। ओके, अगर प्रीज बाय यूसीसीस, ओके, प्रीज बाय यूसीसीस, ओके, बाय यूसीसीस अगर हो गया, तो इसके ईयर में अगर प्री बायोपिया है तो वो ईयर से रिलेटेड है, वो कहाँ से रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है, पिया। और अगर वो बाय यूसिस है तो वो रिलेटेड कहाँ से है, ईयर से रिलेटेड है। तो ईयर में प्रॉब्लम आती है, सेंसेशन ऑफ जो ईयर है, जो ईयर साउंड का जो ट्रैवलिंग रेट है या उनका जो साउंड है, उन्हें वो जल्दी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, डिफरेंट वेरियस साउंड और स्पीचेस वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या कहा गया था, तो उनकी जो सेंसिटिविटी ऑफ द साउंड है या जो सेंसिटिविटी है वो यहाँ पर कम हो जाती है। उसी के साथ में जो नोज है, अगर हम नोज की बात करें तो उनका जो सेंस जो है, उन्हें स्मेल जो है वो थोड़ा कम आता है इससे। ओके, तो सेंसेशन भी उनके प्रॉब्लम आती है। तो इतने सारे चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द एजिंग, समझ रहे हो। तो एजिंग के वक्त हमारी बॉडी जो न्यू सेल फॉर्म हो रही है, और जो कुछ जैसे हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल रोज फॉर्म होती है और कुछ सेल रोज डिग्रेड मतलब डिस्ट्रॉय होती है। तो इन दोनों को बैलेंस करने की जो सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, वो सिस्टम भी खराब हो जाते हैं। इसकी वजह से जो हमारी सेल जो बॉडी जो है वो सेल बैलेंस नहीं कर पाती है, और यहाँ पर एट्रोपी भी हो रही है, क्योंकि सेल की जो साइज है या ऑर्गन की जो साइज है वो छोटी हो रही है, कहीं पर सेल लॉस हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें मतलब क्या, होम्योस्टैसिस जो हमारा जो बैलेंस है बॉडी का वो मेंटेन नहीं होता है ड्यूरिंग द एजिंग। अब इसे आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, डीले कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको कहा बाय द न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। इसलिए कहता हूं, इसलिए न्यूट्रिशन और अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लॉन्ग लाइफ जीनी है तो समझ, लॉन्ग लाइफ जीनी है विदाउट कि आपको एजिंग नहीं होगी जल्दी से, एजिंग नहीं होती, आप बूढ़े नहीं होगी जल्दी से। तो ये इज ऑल अबाउट ओल्ड एज रिलेटेड चेंजेस इन द बॉडी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हाउ व्हाई द एजिंग इज हैपन, व्हाई द एजिंग होती क्यों है, तो वो अब देखेंगे हम इन नेक्स्ट